हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्डवाइड पोस्ट। दोस्तों, शी जिनपिंग के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शी जिनपिंग यूरोप में थे, पहला उनका स्टॉप फ्रांस में था। फ्रांस में पहुंचने के बाद शी जिनपिंग को बड़ा झटका लगा था। फ्रांस में शी जिनपिंग के खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और लोगों ने तिब्बत को आजाद कराने के नारे लगाए थे। फिर ये पहुंचे यूरोपियन कंट्री सर्बिया, जो प्रो चाइनीज कंट्री है। सर्बिया में डील्स करने के बाद ना शी जिनपिंग नेटो को लेकर बड़ी स्पीच देते हैं, और वो क्या है मैं आगे बोलूंगा। और ये सर्बिया के बाद लैंड कर चुके थे हंगरी में, जो एक यूरोपियन नेटो देश है। लेकिन दूसरी तरफ प्रो रशिया भी है। मैं तो कहता हूँ गाइस, शी जिनपिंग की ये विजिट ना यूरोप यूनियन में दरारें डालने का काम कर रही है यूएसए के बीच। और चाइनीज प्रेसिडेंट ने ईयू की चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ भी मुलाकात किया, मीटिंग किया साथ में मिलकर। और ये सब देखकर ना यूएसए को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर ना ट्रेड पर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया है। चाइना इसे बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वेरास अगर आप दूसरे एंगल से देखोगे तो यही यूरोप चाइनीज ट्रेड को अवॉइड करने की बात कर रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं शी जिनपिंग की विजिट के बारे में बात बोलूं तो शी जिनपिंग 5 साल बाद वहां डिप्लोमेटिक विजिट किए थे। कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद शी जिनपिंग का ये यूरोप के लिए पहला विजिट था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्रोन, उर्सुला वॉन डर लेयन और शी जिनपिंग बैठे हुए हैं टुगेदर एक साथ। और ये 3 मेंबर्स चाहते हैं कि चाइनीज यूरोपियन ट्रेड रिलेशंस अच्छे हो जाए। वेरास यूएसए के एंगल से यही लोग कहते हैं कि नहीं, हम चाइनीज ट्रेड को अवॉइड करना चाहते हैं। यानी कि चाइना के साथ ऐसा रहता है, यूएसए के साथ वैसा रहता है। दूसरी तरफ लोग यहाँ पर ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, तिब्बत को आजाद कराने के नारे लग रहे हैं। लोग यहाँ पर शी जिनपिंग से बहुत ज्यादा गुस्से में है। और मैं शॉक नहीं हूँगा कि गाइस ये सब देख कर ना आने वाले टाइम में शी जिनपिंग तिब्बत के मामले में और भी ज्यादा सख्त हो जाएंगे। ये तिब्बत को लेकर और भी ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर भी रखेंगे। फ्रांस में कड़वी बातचीत के बाद शी जिनपिंग पहुंच गए सर्बिया। याद रखिए, सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन यूरोप यूनियन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही सर्बिया नेटो का पार्ट है। सर्बिया में शी जिनपिंग का अच्छे से स्वागत किया गया और शी जिनपिंग सर्बिया से ट्रेड और दूसरे टॉक्स करने के बाद ना मीटिंग करने के बाद एक स्टेटमेंट देते हैं। और इनके स्टेटमेंट को आप ठीक ऐसा समझ सकते हैं जैसा कि इजराइल ने सीरिया में मौजूद ईरान की एम्बेसी पर बॉम्बिंग की थी ना कुछ ही महीने पहले। ठीक 24 साल पहले नेटो ने 1999 में सर्बिया की चाइनीज एम्बेसी पर बॉम्बिंग किया था। एक्चुअली मुझे ये कहना चाहिए कि नेटो को यूएसए लीड कर रहा था। तो आज तक ये बात चाइना कभी भूला नहीं है। चाइना को और चाइनीज को आज भी 1999 की एम्बेसी बॉम्बिंग याद है। बेसिकली शी जिनपिंग का मानना है कि पहले चाइना सुपर पावर नहीं था, इसलिए चाइना कुछ कर नहीं पाया था तब। लेकिन चाइना अब सुपर पावर बन रहा है। जब चाइना कंप्लीटली सुपर पावर बन जाएगा तब ये एम्बेसी का बदला चाइना जरूर लेगा। फिर शी जिनपिंग पहुंच गए हंगरी, जो एक नेटो देश है, यूरोप यूनियन का मेंबर है। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ओरबान और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की बहुत ज्यादा जमती है गाइस। जूट टाइप का रिलेशनशिप है इन दोनों में। और काफी बार जब यूरोप यूनियन एंटी रशियन बिल अपने पार्लियामेंट में लेकर आता था ना, तो हंगरी उसे ब्लॉक कर देता था। तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों लीडर्स की कितनी अच्छी जमती है। कई बार यूरोप यूनियन ने हंगरी को धमकी भी दिया था कि ये अपना प्रो रशियन बिहेवियर को खत्म करे। तो अब यहाँ पर ना हो सकता है कि ठीक रशिया के साथ चाइना भी इसमें जुड़ जाए। ठीक इसी तरह जब यूरोप यूनियन एंटी चाइना बिल लेकर आएगा कल को पार्लियामेंट में, तो चाइना यहाँ पर हंगरी की मदद से बिल को ब्लॉक कर सकता है। बदले में चाइना हंगरी को इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अमाउंट देकर मदद भी कर सकता है। और मदद भी दे रहा है, कैसे मैं आगे बोलूंगा। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग यहाँ पर ना हाई पॉसिबिलिटीज है कि विक्टर ओरबान और शी जिनपिंग के बीच में ना एक सीक्रेट डील हो जाए इसको लेकर कि आप हमें ऐसा बचाइए और हम आपको ऐसे हेल्प प्रोवाइड करेंगे। साथ ही इस ट्रिप में ना चाइनीज प्रेसिडेंट ने चाइनीज इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD को लेकर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बात किया है, जो टेस्ला का कॉम्पिटिटर है। और मेरी बात को याद रखना, कार के सेलिंग वाले मामले में ना BYD ने टेस्ला से ज्यादा कार्स को सेल किया है। और ये भी बात याद रखना कि चाइना BYD को टेस्ला की तरह ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है। शी जिनपिंग को देखिए, शी जिनपिंग के बिहेवियर से ही आपको आइडिया लग जाएगा ये कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं मेड इन चाइना की कार को। और आज के टाइम चाइना जो इलॉन मस्क को फैसिलिटीज और बग्स दे रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो टेस्ला का क्लोन भी निकाल ले। वैसे ऑलरेडी ये निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ बड़ा हो सकता है आने वाले टाइम पे। जिस तरह से चाइना कंट्रीज की फाइटर जेट टेक्नोलॉजी चुराता है ना, ठीक हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कल को टेस्ला की टेक्नोलॉजी भी चुरा ले, क्योंकि ऑलरेडी चाइना की इलेक्ट्रिक बैटरी कंपनी
CATL ने 7.3 बिलियन यूरोस, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 7.3 बिलियन यूरोस की बात कर रहा हूं। इतना इन्वेस्टमेंट चाइना ने ऑलरेडी हंगरी में कर दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं शॉक नहीं हूंगा यहाँ पर। BYD अपना प्रेजेंस बढ़ा ले और कल को एक ऐसा सिनेरियो आएगा टेस्ला को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चाइना में टेस्ला का प्रेजेंस टेस्ला के लिए ही खतरा बन जाएगा और तब देखना इलॉन मस्क को इंडिया की याद जरूर आएगी। तब हम इलॉन मस्क को हाँ कहेंगे ना कहेंगे वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो आपके व्यूज क्या है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।